Hi, today in this video we'll talk about Karl Pearson's coefficient of correlation. In our previous videos, we have already talked about what exactly is covariance or what exactly is correlation. So in this particular video, we'll be talking about Karl Pearson's coefficient of correlation and not discuss much about covariance over here. Since we have already seen how to compute it in our previous videos, we'll simply just use it over here. Or in our next video, we'll talk about how do we need to find Karl Pearson's coefficient correlation directly by using the data. So we'll again discuss about covariance over there. But over here, today we'll simply just talk about what exactly is Karl Pearson's coefficient of correlation. So Karl Pearson's coefficient of correlation, to understand it, let us describe two variables. So two variables that are x and y, right? So let there be two variables x and y. Now, if I ask you what is Karl Pearson's coefficient of correlation between x and y, between x and y, then we can simply say that correlation coefficient is simply equal to covariance x y upon square root of variance of x into square root of variance of y. Now we all know that this is simply equal to covariance xy upon square root of variance of x means standard deviation of x, and square root of variance of y means standard deviation of y. So simply we have this formula to find Karl Pearson's coefficient of correlation between x and y. अब एक चीज और देखो, sometimes in exams you are given a term Pearson's product moment correlation coefficient. Please see both the terms are same. अगर आपको एग्जाम में बोला जाए पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो तो वो सेम है एज कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, राइट? इट्स जस्ट अनदर नेम. सो एग्जाम में इंटरचेंजेबली आ सकता है. सो जस्ट कीप नोट ऑफ इट इन केस इट्स आज पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट. सो यू नो व्हाट यू नीड टू फाइंड, राइट? ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे हम कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, इट सिंपली टॉक्स अबाउट लीनियर रिलेशन, राइट? इट सिंपली टॉक्स अबाउट लीनियर रिलेशन, linear relationship, right? When we are saying correlation coefficient, we are simply talking about linear relationship between two variables x and y. हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई और हम इसको स्कैटर प्लॉट डायग्राम पे लोकेट करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं, तो इन दैट केस वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा या नहीं करेगा. सो कोरिलेशन कोफिशिएंट सिर्फ उतनी बात कर रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा या नहीं करेगा. जो डेटा एक्स एंड वाई का अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाता है, सो इन दैट केस हमारे उसके अंदर एक परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप होता है और वो परफेक्ट कोरिलेशन होता है, राइट? बट अगर हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं प्लॉट करते तो हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलमोस्ट जीरो, या फिर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो एटलीस्ट 1 या -1 नहीं होता, बिकॉज वो परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होते, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके दो वेरिएबल्स के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, राइट? सो हम कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सिंपली इतना है, अ लैक ऑफ linearity और लैक ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, राइट? बट ये कहीं से भी हमें ये नहीं कह रहा कि इनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, राइट? इट इम्प्लाइज अ लैक ऑफ linearity और लीनियर रिलेशनशिप बट डज नॉट टॉक अबाउट एसोसिएशन. हम ये कह रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल्स एक्स और वाई में आर जीरो है तब भी वो दो वेरिएबल्स एसोसिएटेड हो सकते हैं. अब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं. लेट्स सपोज एक सर्कल है. हमें पता है एक सर्कल में क्या होता है, एक रेडियस होता है, और यही रेडियस को हम यूज करके क्या बताते हैं, उस सर्कल का एरिया क्या होगा.
अब मैं आपसे बोलूं क्या रेडियस और सर्कल के एरिया के अंदर कोई रिलेशन है, आप बोलोगे यस ऑब्वियसली है, बट आप एक बार उसको प्लॉट करके देखना, आप कभी भी उसको एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं ला सकते। बट हमें पता है इन दोनों के बीच में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, बिकॉज जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एरिया बढ़ता जाएगा, राइट। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा एरिया भी राइज होगा। लेकिन आप इनको अगर आप एक स्कैटर प्लॉट डायग्राम पे प्लॉट करोगे तो आपको एक कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रिलेशन क्या है? कर्वीलिनियर। रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल में रिलेशन क्या है? कर्वीलिनियर का। तो इन दैट केस लीनियर रिलेशनशिप तो उसका नहीं आएगा ना बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। सो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा रेडियस आर और उसका एरिया ऑफ द सर्कल, अगर हमारा एक्स जो है एक वेरिएबल रेडियस है और दूसरा वेरिएबल हमारा एरिया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो आपस में एसोसिएटेड नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में, बट उनके बीच में एसोसिएशन है। सो इसका मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, वो कहीं भी एसोसिएशन के बारे में बात नहीं करता। ओके, सो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट is independent of change in scale and origin। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन का मतलब क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, राइट। अब मैं बोलूँ एक दो नए वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं, u जो कि है ए एक्स प्लस बी एंड v हमारा जो है वो है सी वाई प्लस डी, राइट। जिसके अंदर अब आप देखो कि a क्या कर रहा है? a एंड c आर चेंजिंग स्केल, है ना। हम जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केल चेंज करता है। एंड b एंड d आर चेंजिंग ओरिजिन, राइट। सो अगर x और y दो हमारे वेरिएबल्स हैं एंड इसके अंदर हमने दो नए वेरिएबल्स डिफाइन किए, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड v इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, तो इन दैट केस इफ a and c are positive constants, प्लीज सी हम स्पेसिफिकली यहां लिख रहे हैं अगर ये दोनों कांस्टेंट्स a and c आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स देन हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u v इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। हम कह रहे हैं b और d तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट a और c अगर हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, तो हमारे कोरिलेशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बट इफ a एंड c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी से मतलब अब हम कह रहे हैं वो कांस्टेंट भी हो वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब a एंड c नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। सो इस केस में हमारा क्या होगा? अब मैं आपसे बोलूं कि इस केस में हमें सिंपली क्या यूज करना है कि कोरिलेशन बिटवीन a x प्लस बी एंड सी वाई प्लस डी क्या होएगा हमारा? वो सिंपली हो जाएगा a इंटू सी अपॉन मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ c इंटू रो एक्स वाई। हमने क्या किया इसमें? सिंपली हमने अपने जो ऊपर तो हमने न्यूमरेटर के अंदर तो ए और सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो हमारी जो डिनोमिनेटर में है हमने ए और सी की मॉड्यूलस वैल्यूज, मतलब अगर वो नेगेटिव वैल्यूज भी है तो वो पॉजिटिव बन जाएंगी, राइट। अगर नेगेटिव वैल्यूज भी है तो वो हमारी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव, राइट। तो हमें सिंपली बस इतना ही भी याद रखना चलेगा। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा a और c पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर a और c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है मतलब वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्लियर?
ओके चलो मैं एक बार आपको ये लिख के दिखाती हूँ। हमने यहाँ क्या बोला, रो ए एक्स प्लस बी एंड सी वाई प्लस डी। अब देखो ये क्या है, ए इंटू सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ सी इंटू कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं, अब लेट्स सपोज ए हमारा है -2 और सी हमारा है 3, तो अब इसके अंदर कैसे होगा, तो इसमें सिंपली हमारा क्या ही हो जाएगा, इज इक्वल टू ए की जगह हम क्या लिख देंगे -2 इंटू 3 अपॉन, अब -2 के मॉड्यूलस वैल्यू ले लेंगे और 3 की भी मॉड्यूलस वैल्यू ले लेंगे इंटू रो एक्स वाई। तो अब इसमें हमारा क्या हुआ, अब देखो ये क्या बना, -2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3। अब ये सब तो हो गया कैंसिल, राइट। तो अब एक तरीके से क्या हो गया, ये सिंपली माइनस कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमने इसमें क्या किया, सिंपली अगर हम कह रहे हैं कि अगर एक नंबर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए और सी में से एक नंबर नेगेटिव है हमारा और एक पॉजिटिव है, तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव हो जाता है, बस सिर्फ साइन चेंज होता है, कुछ नहीं होता। अगर हमारा एक नंबर, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो हमारे कोरिलेशन कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, सिंपल। एंड अगर हमारे दोनों पॉजिटिव है तो भी कोई इंपैक्ट नहीं है, दोनों नेगेटिव है तो भी कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर ए और सी दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो हमारा सिंपली जो साइन होता है वो कोरिलेशन कोफिशिएंट का चेंज हो जाता है। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम एक और देखेंगे, हमें सिंपली इतना पता है कि हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, वो हमेशा 1 और -1 के या तो इक्वल होगा या उनके बीच में लाई करेगा, राइट। ये हम पहले देख चुके हैं, मैं अभी यहाँ पे एक लिंक भी अटैच कर देती हूँ जिससे आप इजीली देख सकते, आप उस वीडियो को वापस देख सकते हैं, हमने जो है इसके बारे में डिटेल में बात की है। अब जब हमारा r इज इक्वल टू 1 है, तो r इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, ये सारे x और y दोनों हमारे परफेक्ट स्लोप पर लाई कर रहे हैं। आप r इज इक्वल टू 1 कह लो या कोरिलेशन कोफिशिएंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट एक्स वाई या रो या आर दोनों एक ही चीज बात कर रहे हैं ना, तो अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है मतलब वो 1 है। अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं, परफेक्टली स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, मतलब कि बेसिकली अगर ये हमारा 1 है, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर हमारा ये 1 नहीं है, लेट्स सपोज 0.9 है, तो 0.9 है तो मतलब 1 से छोटा है, 0 की तरफ है बट 1 के काफी पास है, तो इसका मतलब ये उसके आसपास ही लाई कर रहे, परफेक्ट लाइन पे तो नहीं लाई कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लोजली एसोसिएटेड है उस लाइन के, राइट। वैसे ही अगर हमारा r -1 हो जाता है तो इसका मतलब वो जो स्लोप है हमारी नेगेटिव है, कुछ इस तरीके से। अगर r हमारा 0 हो जाता है तो जो हमारा डेटा है वो कुछ बहुत ही रैंडमली ऐसे ऐसे है, अब इसके अंदर क्या कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं सकती, राइट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसका कार्ड अटैच कर रही हूँ, आप इसको प्लीज एक बार देखिए, आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पूरे ही हमने यही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरीके से इनकी जो वैल्यूज है और इनका जो रिलेशन है वो डायग्राम पे प्लॉट होता है, राइट। सो अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कह रहा है द कोवेरियंस बिटवीन लेंथ and weight of 5 items is 6 and their standard deviations are 2.45 and 2.61, then find the coefficient of correlation between length and weight. So let's suppose there will be two variable, one is x जो कि हमारा क्या represent कर रहा है length and y represent कर रहा है weight, right. Now हमें क्या given है, covariance between length and weight of 5 item is 6, मतलब covariance between x and y is 6, ये हमें given है। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 2.45, 2.45 किसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, लेंथ की, क्योंकि लेंथ पहले लिखा है उसी की वैल्यू वहां लिखी है, तो 2.45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट जो कि y है 2.61। अब ठीक है, अब हमने पहले सारा डेटा लिख लिया जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं। अब हमें बोला गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन लेंथ एंड वेट। अब हमें लेंथ और वेट के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी दिस वाज हमारा कोवेरियंस, ये हमारा है कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 6, कोवेरियंस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स और वाई के बीच में, तो वो क्या हो गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, राइट. सो अब हमारे को पास वैल्यूज है, तो दिस बिकम 6/2.45 इंटू 2.61, और ये क्या हो गया, सिंपली 6/6.3945, और ये हो गया 0.9383. तो हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अब इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में ऑलमोस्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट. ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट. ठीक है, अब हमें ना पहले जो डेटा गिवन है उसको हम डिकोड करते हैं. पहले क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज इज इक्वल टू 10, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है 10. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज इज इक्वल टू 12, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या है 12. अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स सीरीज इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 25 एंड वाई बार इज इक्वल टू 35. ठीक है, हमने यहाँ तक नोट कर लिया ना, 1 2 3 4. समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू सीरीज. अब इसको आपको सुनने में बहुत लग रहा होगा, बहुत ही भारी टर्म है, ऐसा नहीं है. सो समेशन ऑफ, इसको इजी छोटे छोटे ब्रैकेट में करते हैं. समेशन ऑफ, ठीक है देखो, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल अरिथमेटिक मीन्स ऑफ टू सीरीज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल अरिथमेटिक मीन्स, मतलब डेविएशंस आर x minus x bar. So summation of product means multiply, so multiply y minus y bar. This is equal to 24. हमें ये given है, right? Okay. अब हम, और उसके बाद हमें क्या given है, number of observation that is n is equal to 20. अब हमें इसका मतलब हमारे पास ये सारा डेटा आ गया. अब मैं आपसे बोलूँ कि हमें पहले क्या चाहिए, इनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट है सिंपली कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशंस है एक्स और वाई की, हमारे पास कोवेरियंस नहीं है, तो पहले हम कोवेरियंस निकालें. सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हमें पता है प्रीवियस वीडियोस से, दिस इज सिंपली इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन. सो x माइनस एक्स बार अपॉन वाई माइनस वाई बार हमें गिवन है, वो क्या है 24. सो 24 अपॉन 20, राइट. सो ये क्या है, सीधा 1.2. अब इसका मतलब हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोवेरियंस 1.2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 12, राइट. अब एक तरीके से दिस बिकम्स simply this becomes 0.1 and this becomes 1 upon 100 or 0.01 and this is positive. But since r is close to 0, correlation coefficient जो है हमारा is negligible, और हमारा जो correlation coefficient है, और there is a lack of linear relationship between x and y. हम कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ linear relationship, हम association की कहीं बात नहीं कर रहे, right? So this was the basic concept of covariance. अब हम next वीडियो में बात करेंगे about how to compute correlation coefficient अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा गिवन हो x सीरीज और y सीरीज का, तो इन दैट केस हम correlation coefficient कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. एंड हम और डिटेल्स में आगे इसके बारे में बात करेंगे. I hope you like this video. Do subscribe this channel for more videos. Thank you.